हेलो एवरीवन। हमने जो वीडियो 5 में बताया था, आपको पोषण के बारे में बताया था कि मनुष्य में पोषण की जो विधि है वो कैसे होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो श्वसन है। हमें श्वसन के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। जैसे कि जो पोषण हमारा टॉपिक था, या तो वो पूछा जाता है बोर्ड में अक्सर, या फिर ये श्वसन वाला भी पूछा जाता है। ये लगभग 4-5 नंबर का बोर्ड में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है श्वसन। तो देखिए इसमें क्या है। श्वसन में आपको पहले भी बताया था कि जो जैव परक्रम है, जो बायो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पोषण है, पाचन है और क्या था, परिवहन है, परिसंचरण है। तो इसी के जैसा ये क्या है, एक श्वसन है। तो श्वसन भी एक क्या है, जैव परक्रम के अंदर आने वाली एक क्रिया है। तो इस क्रिया के बारे में आज हमें विस्तार से पढ़ना है। ये क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो चलिए इसको देखते हैं। श्वसन, यदि हम सभी सजीव की बात करें, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें वायु का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास जंतु है, तो जंतु कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। जो जंतु है, एनिमल है, वे ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और इसके बदले में वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, यदि हम एनिमल्स की बात करें। और अगर हम प्लांट्स की बात करें, पौधों की बात करें, तो इनके अंदर क्या होता है, ये CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इसी प्रकार आप इसकी डेफिनेशन से कह सकते हो कि वायु की, सभी जीव जंतुओं द्वारा वायु की ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यह है हमारा सभी जंतुओं के लिए। तो यहाँ हमें जो श्वसन है वो अलग अलग 2 भागों में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमें पौधों के लिए कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, और एक पढ़ना है हमें जंतु के लिए श्वसन प्रक्रिया। तो जो हमारे यहाँ टॉपिक में है वो है कि जो श्वसन प्रक्रिया है वो मनुष्य में किस प्रकार होती है। तो इसी में हमें चर्चा करनी है कि मनुष्य में श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। साथ साथ आप इसको इंग्लिश में भी देखते रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन या रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, एक ही बात है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ कि मनुष्य के अंदर वैसे तो सांस लेने के लिए त्वचा भी होती है, लेकिन त्वचा के अलावा जो सबसे बड़ा हमारा श्वसन अंग है वो क्या है, फेफड़े है, लंग्स है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, एक डायग्राम के आधार पर थोड़ी आसान हो जाएगी। हमारा जो श्वसन अंग है, इससे संबंधित कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि नाक है, और नाक का जो अंदर वाला भाग है, नासामार्ग, ग्रसनी, फेफड़ा, ये सब क्या है, मुख्य श्वसन अंग होते हैं मनुष्य में। उसको क्या बोलते हैं हम, नाक यानी कि नोज एंड नेजल पैसेज, मीन्स नाक और नासामार्ग। ये किसके अंदर आएगा, नाक और नासामार्ग के अंदर आएगा। जो नाक है, नाक का जो अंदर वाला सिरा होता है वो 2 भागों में, 2 छिद्रों में बटा हुआ होता है। यहाँ इसका जो पहले वाला खंड है, यहाँ इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, श्लेष्म होते हैं, जिनको आप छोटे बाल भी कह सकते हो। ये क्या करते हैं, वायुमंडल के जो छोटे छोटे अपशिष्ट कण होते हैं, ये उनको नाक के अंदर से जाने से रोकते हैं या उनके लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इसका जो सीधा
संबंध होता है वो घाटी ढापन से होता है, और घाटी ढापन चूंकि ये मुंह से भी जुड़ा हुआ होता है, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं मुंह के बारे में। इसके बाद ये जो श्वास नाल है इस तरीके से मुड़ती है यहाँ, और जो इसका पिछले वाला भाग है इसको बोलते हैं हम कृष्णी फारिनेक्स इसको बोलते हैं। और इसके का जो नीचे का जो भाग है बड़े वाला, इसके ऊपर छोटे छोटे उपास्थियों के मतलब कार्टिलेज के उपास्थियों के क्या लगे होते हैं, छल्ले लगे होते हैं। इसके बने हुए होते हैं कार्टिलेज के ये बने होते हैं छोटे छोटे छल्ले। ये छल्ले इसलिए लगे होते हैं कि जो हमारी आहार नाल है और जो हमारी श्वास नाल है ये दोनों आपस में चिपके नहीं, अर्थात ये दोनों की दोनों जो है अलग अलग कंडीशन में बनी रहे। इसके जो नीचे वाला भाग होता है थोड़ा उभरा हुआ इस तरीके से, इसको बोलते हैं कंठ, कंठ द्वार। इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं, स्वर यंत्र भी आप इसको कह सकते हो। ये स्वर यंत्र क्या करता है, ये जो ध्वनि है जो साउंड है उसको एक तरीके से कंट्रोल करता है, उसकी आवाज है उसकी वॉल्यूम को घटाने या बढ़ाने में मदद करता है। इसको लारिनेक्स बोलते हैं, लारिनेक्स इसको कहते हैं स्वर यंत्र को। इसके साथ ही ये जो स्वर यंत्र है, अगर वयस्क शरीर की पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के अंदर ये जो इतने बड़ा वाला जो भाग है उभरा हुआ, ये ज्यादा बाहर उभरा हुआ होता है, और जो फीमेल है उनके अंदर ये थोड़ा अंदर होता है झुका हुआ। तो ऐसे ही स्वर यंत्र आप समझ सकते हो कि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा ये थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा उभरा हुआ होता है। इसके साथ ही जो इसके निचले वाला भाग है ये क्या है, ट्रैकिया, इसको आप श्वास नाल भी कह सकते हो। ये जो श्वास नाल है ट्रैकिया, ये भी आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। मतलब जो हमारे फेफड़े हैं अलग अलग फसलों के अंदर जो श्वास नाल है ये वाली, ये आगे चलकर दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, मतलब श्वसनिया या श्वसनिकाएं इनको कहते हैं। ये क्या हुआ आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया है मतलब श्वास नाल, श्वास नाल, ठीक है। इसको आप विंड पाइप भी बोल सकते हो। इसके बाद ये जो विंड पाइप है, ये जो ट्रैकिया है, ये दो हिस्सों में आगे चलकर बढ़ जाता है और अलग अलग फेफड़ों में ये पहुंच जाता है। फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं, फुफ्फुस। अलग अलग हिस्सों में ये चला जाएगा। आप देख रहे हो एक फेफड़ा बड़ा होता है और एक फेफड़ा कुछ छोटा होता है, और ये जो बड़े वाला फेफड़ा होता है हमारा ये 3 भागों में डिवाइड होता है, और जो छोटे वाला फेफड़ा होता है वो 2 भागों में बटा होता है। और जो उपास्थि कार्टिलेज के जो पार्ट्स हैं वे फेफड़ों तक नली के ऊपर जो के तो बने हुए रहते हैं। फेफड़ों के जो ठीक नीचे का जो पार्ट होता है ये कोमल किसका बना हुआ होता है, डायफ्राम। इसको डायफ्राम आप बोलते हो, डायफ्राम, ठीक है। इसके बाद जो हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े, एक फेफड़ा, ये फेफड़ा हमारा छोटा होता है और इस साइड वाला फेफड़ा जो होता है हमारा वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। याद रखिएगा कि जो जिस साइड में हमारा हृदय होता है इस साइड में इधर, तो उस साइड वाला जो फेफड़ा है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। जो इस वाला इस साइड का जो फेफड़ा है हमारा वो 2 भागों में डिवाइड होता है। दोनों ही भागों में फेफड़ों के प्रत्येक पार्ट में मेन काम वही है, ऑक्सीजन और रुधिर का आदान प्रदान होना, ठीक है। यही कार्य दोनों ओर के फेफड़ों का होता है। ये क्या है अभी बताया था आपको, ये क्या है, श्वसनिया,
निया को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? ब्रोंकाई। तो क्या कहते हो? ब्रोंकाई कह सकते हो। श्वसनियों को ब्रोंकाई कहते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि फेफड़ों के अंदर क्या होता है। बच्चे, जो फेफड़ा है बहुत कोमल अंग है, गुलाबी रंग का, और जो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक परत चढ़ी हुई रहती है। ये परत फेफड़ों की सुरक्षा के लिए होती है। ये परत फेफड़ों की सुरक्षा के लिए होती है। इन फेफड़ों के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे ब्रैकेट्स, जिनको कोष्ठक कहते हैं। छोटे छोटे जो ब्रैकेट्स हैं वे इस तरीके से बने होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कोष्ठ। इनको कोष्ठ कहते हैं। कोष्ठ के अंदर दुनिया भर की क्या होती है? छोटी छोटी वायु कोश होती है, और इनके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं उपस्थित रहती है। अगर हम एक कोष्ठ की बात करें तो एक कोष्ठ में लगभग 15 करोड़ वायु कोश होते हैं। ठीक है, एक कोष्ठ के अंदर कितने वायु कोश होते हैं? लगभग 15 करोड़ वायु कोश होते हैं एक कोश के अंदर। और इन कोशों का जो अंदर वाला भाग होता है, अंदरूनी भाग होता है, वो इस तरह की संरचना में होता है। हमारी जो पल्मोनरी वीन्स है एंड पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी शीरा और पल्मोनरी धमनी जो है, उनके ब्लड का जो आदान प्रदान होता है वो इसी पार्ट के अंदर होता है। इसकी एक साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है, इधर ऑक्सीजन इधर से आती है इसमें, और इस तरीके से इधर जो है CO2 बाहर निकल जाती है, जिसे हम सांस के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना प्रक्रम चलता रहता है फेफड़ों के अंदर। और यहाँ इसके अंदर रक्त है, जो ब्लड है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर यहाँ ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रुधिर के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन इसके अंदर होती है, जिसका संबंध किससे होता है? मेन लोहे से होता है। ग्लोबिन जो होती है वो लोहे वाली प्रोटीन होती है, इसको ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। ये यहाँ ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेती है रक्त के साथ जुड़कर। जो ब्लड है इसकी संरचना हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर के साथ, ठीक है, स्थानांतरण होता रहता है। तो ये हुआ हमारा मनुष्य में श्वसन तंत्र। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो कोरोना वायरस है कोविड-19, ये हमारे शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करता है, ठीक है, कई बार बच्चों को ये बात नहीं पता है कि ये हमारे कौन से पार्ट को, कौन से शरीर के अंग को प्रभावित करता है। तो जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, ये हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करेगा, ये लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? सांस के साथ जब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करेगा, फेफड़ों के अंदर एंट्री करेगा, तो ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो ये इन वाहिनियों को यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रिया को रोकने लगता है। और इस कंडीशन में जो सांस की दर है, जो श्वसन दर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे रोगी की मृत्यु तय है। तो ये प्रक्रिया है, इसको जान लीजिए। तो कोविड-19 कोरोना वायरस है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? हमारे फेफड़ों को, लंग्स को प्रभावित करने वाला वायरस है। ठीक है, यह वायरस हमारे जो आम जुकाम, सर्दी, नजला है, इनसे अलग टाइप का है, अलग जेनेटिक्स इसके अंदर मौजूद है। तो ये हुआ हमारा
मनुष्य में श्वसन। कई बार बच्चों इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे जो पसलियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है। बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग क्षणों में कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है और इनका क्या कार्य होता है। तो इसका जो पसलियों का जो टॉपिक है यहाँ अलग से नहीं है, वो इसी में ही है। एक दो बात क्या है, पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या इसको आप अलग से नोट कर लीजिए कितनी होती है, 12-12। ठीक है, प्रत्येक साइड में जो पसलियों की संख्या है ये 12-12 होती है। और जो पीछे की ओर इनका जो जुड़ाव होता है वो कशेरुक दंड से होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी से इनका कनेक्शन होता है पसलियों का। तो एक साइड में 12 पसली और दूसरी साइड में 12 पसली। तो कुल मिलाकर हमारे बॉडी के अंदर बचपन से लेकर वयस्क तक या बूढ़े तक कितनी पसलियां होंगी, कुल 24 पसलियां होंगी, 12 इस साइड में और 12 इस साइड में। ठीक है, और ये जो हमारे शरीर का जो भाग है इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, इसको हम कहते हैं वक्ष गुहा। और जो इसके नीचे का जो भाग है इसको हमने पोषण वाले चैप्टर में पढ़ा था, पोषण वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं उदर गुहा। तो पसलियां और फेफड़े कहाँ उपस्थित होते हैं, वक्ष गुहा के अंदर होते हैं। और जो हमारे नीचे का जो पेट है, लीवर है, गुर्दे हैं, वो कौन से गुहा के अंदर होते हैं, उदर गुहा के अंदर, उदर गुहा के अंदर वो होते हैं। ठीक है, पसलियों का कार्य, पसलियों का जो कार्य होता है हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। और स्टूडेंट, जो फेफड़े हैं वो हमारे किसी भी प्रक्रिया द्वारा चेंज नहीं हो सकते। आपने सुना होगा जो गुर्दे हैं वो चेंज हो सकते हैं या एक गुर्दे से भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, लेकिन फेफड़ों के बिना कार्य पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जो क्षय रोग के बारे में सुना होगा आपने, टीबी भी फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। तो इसलिए वायरस की इस घड़ी में बच्चों हमें अपनी नाक पर मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया है। यदि हम मास्क पहनते हैं तो जो दुनिया भर के जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, और धूल मिट्टी के जो कण है वो हमारी नाक के अंदर से जाने से रुकते हैं। हमें प्रतिदिन अपने नाक के अंदर के जो छोटे छोटे रोम है, छोटे छोटे जो श्लेष्म है, बाल है, उनकी भी सफाई करनी चाहिए। इससे भी काफी सुरक्षा फेफड़ों की जा सकती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपने मनुष्य में श्वसन पूरा पढ़ा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, इस कार्य को आप पूरा करेंगे, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।